हेलो, मैं अमरेंद्र कुमार। स्वागत है आपको निर्माण अड्डा में। चलिए, जहाँ हम लेकर आए हैं महासंग्राम सेट 2। क्योंकि मैं अपने संस्थान में प्रत्येक संडे को टेस्ट में कराता हूँ, जो सभी एग्जामों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वो टेस्ट होता है। उसी में ये दूसरा सेट है। मैं इस सेट का डिस्कशन इसलिए करा देता हूँ ताकि अपने रूम पर बैठ करके जितने क्वेश्चन का सेट क्वेश्चन हुए हैं, उन सब का आप अच्छा से डाउट क्लियर कर लें और एक एक क्वेश्चन को अच्छा से देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो याद रखेंगे, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो आपको अप्रैल 1915 में हुआ था, है ना। अप्रैल 1915 में हुआ है। यहाँ ध्यान देंगे, हिंदू महासभा है ना। हिंदू महासभा का जो गठन हुआ, ये गठन हुआ आपको अप्रैल 1915 को। ये जो गठन हुआ था हरिद्वार में, वहाँ पे कुंभ मेला लगा हुआ था। उसी कुंभ मेला के आयोजन के समय इसका गठन हुआ था। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था आपको मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया था, ये ध्यान देंगे। तो हिंदू महासभा यानी अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन अप्रैल 1915 में हरिद्वार में, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था आपको मदन मोहन मालवीय का, है ना। तो एक का आंसर बी नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय के बारे में कुट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। अब ध्यान देंगे, राजा राम मोहन राय को एकेश्वरवाद के समर्थक माना जाता है, एकेश्वरवाद का समर्थक माना जाता है। दूसरा नंबर, इन्होंने बहु ईश्वरवाद एवं मूर्ति पूजा की निंदा की, ये भी सही बात है। ये एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहते थे, ये गलत है। इन्होंने शास्त्रों की प्रभुसत्ता की अस्वीकार कर दिया, यानी ये आंसर होगा। यानी 1, 2, 4 आंसर होगा, यानी इसका 2 का सी नंबर आंसर होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, राजा राम मोहन राय को इतना याद रखेंगे कि इनको आधुनिक भारत का निर्माता, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, आधुनिक पैगंबर, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, इन सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 19वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। अब इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इनको थोड़ा सा हम देखेंगे डेट वाइज। सबसे पहले हम देखेंगे 1772 डेट के आधार पे हम आसानी से इसे हम पूरा कर सकते हैं। 1772, उसके बाद 1809, उसके बाद 1815, 1816, 1817, 1820, 1821, 1822, 1825, 1828, 1829, 1830, 1830, इसके बाद है 1833, 1842, 1858, 1865, 1866 और 1878। ये थोड़ा सा वर्ष है। इस आधार पर हम ब्रह्म समाज या राजा राम मोहन राय के बारे में आसानी से जान सकते हैं। पहला नंबर थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे, जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से देखेंगे। मैंने बताया कि 1772, याद रखेंगे 22 मई 1772 को राजा राम मोहन राय का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में राधानगर नामक ग्राम में हुआ था। फिर समझेंगे, मैंने बताया 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में
राधानगर नामक ग्राम में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ। दूसरा है 1809, इनके द्वारा लिखा गया पहला पुस्तक तोहफत उल मुहाउद्दीन, इनके द्वारा लिखा गया जो पहला पुस्तक है तोहफत उल मुहाउद्दीन है, जो फारसी भाषा में लिखा गया था और हिंदी में इसका अनुवाद किया गया था आपको एकेश्वरवादियों का उपहार। इसी में इनको एक ईश्वर को लेकर के इनका आम धारणा बनता है और बहु ईश्वरवाद का विरोध करते हैं। उसके बाद है 1815, इन्होंने कोलकाता में आत्मीय सभा का गठन किया था। 1816 में कोलकाता में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। 1817 में कोलकाता में इन्होंने डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1820 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा था प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें ईसा मसीह के चमत्कारिक व्यक्तित्व का इन्होंने आलोचना किया था। हालांकि इस पुस्तक का 1823 में लंदन में जॉन डिग्बी के द्वारा अनुवाद किया गया, ये ध्यान से सब सुनेंगे। उसके बाद 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी नामक बंगला भाषा में एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। 1822 में इन्होंने मिरात उल अखबार नामक फारसी भाषा में एक समाचार का पत्र का प्रकाशन किया था और 1822 में ही इन्होंने एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका निकाला था जिसका नाम था ब्रह्मनिकल मैगजीन। उसके बाद 1825 में कोलकाता में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। उसके बाद 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, उनके सहयोग से धार्मिक अधिनियम 17 के तहत इन्होंने भारत में सती प्रथा को समाप्त करने पर योगदान दिया था। 1830 में उस समय के जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह थे, यानी इनके समकालीन अकबर शाह द्वितीय, इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की और प्रदान करके अपने पेंशन के बढ़ोतरी के संदर्भ में ब्रिटेन भेजा महारानी से बात करने के लिए कि वेतन की वृद्धि की है, पेंशन की वृद्धि कर दी जाए। लेकिन 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1833 में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है और यहीं पे इनको दफना दिया जाता है, यानी इनका जो मकबरा भी है यानी समाधि स्थल है वह ब्रिस्टल यानी लंदन में है। उनके मरने के बाद 1842 में याद रखेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, और इन्होंने 1839 में, ध्यान देंगे, 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था और उनके द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था तत्वरंजनी या तत्वबोधिनी, और उसी तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया राष्ट्रगान का सबसे पहले प्रकाशन किया गया था 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से किया गया था, है ना, ये ध्यान देंगे। और वही चूंकि देवेंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे और देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1842 में ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। आगे चल करके 1858 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने आचार्य केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य बनाया, लेकिन चूंकि दोनों के मतों में विभाजन हुआ, विचारधारा में एकता नहीं आ पाई। उसका कारण क्या था कि ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय ने स्थापित की थी, इन्होंने प्रयास किया था कि जब तक बंगाल में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त नहीं कर लिया जाता तब तक ब्रह्म समाज के शाखाओं को बंगाल से बाहर नहीं लेकर जाया जाएगा। लेकिन उनके द्वारा स्थापित किए विचारधारा को, चूंकि आचार्य केशव चंद्र सेन उदार विचारधारा के थे, जब इन्हें आचार्य बनाया गया 1858 में, तो इन्होंने ब्रह्म समाज के विचारधाराओं को यानी ब्रह्म समाज के शाखाओं को बंगाल से भी बाहर बंबई और मद्रास साइड में स्थापित करना शुरू किया। इसी को लेकर के विरोध होता है और 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आचार्य केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से यानी ब्रह्म समाज के आचार्य के पद से बर्खास्त कर दिया जाता है और बर्खास्त का परिणाम होता है कि ब्रह्म समाज में पहला विभाजन हो जाता है 1866 में, और इसमें आचार्य केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं और बचा हुआ जो ब्रह्म समाज होता है वो देवेंद्रनाथ टैगोर आपको आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। इसमें पूरा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद आगे चल करके 1878 में आचार्य केशव चंद्र सेन अपने 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कर देते हैं कुछ बिहार के राजा से, क्योंकि इस ब्रह्म समाज में भी प्रावधान था कि बाल विवाह नहीं करना है, इसके मनाही थी, ठीक ना। लेकिन जब करते हैं तो आचार्य केशव चंद्र सेन के जो अनुयायी होते हैं वो आपको इनसे नाराज होते हैं और नाराज का कारण बनता है कि आपको
आचार्य केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर के आपको साधारण ब्रह्म समाज की नेतृत्व करते हैं, साधारण ब्रह्म समाज का नेतृत्व करते हैं। तो ये आपका पूरा राजा राम मोहन राय और इनके पूरे इतिहास है। इस आधार पे 1772 1809 के आधार पे आप आसानी से राजा राम मोहन राय के इतिहास को हम कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो आपको मालूम होगा कि भारत का विभाजन का जो आधार बना तो सर रेडक्लिफ को दिया गया सीमाओं का देश के बॉर्डरों का सीमांकन करने के लिए। तो ये आपको दिया गया भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारित करने के लिए आपको रेडक्लिफ समिति दिया गया था, है ना। डुरंड जो रेखा है वह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान है। मैकमोहन जो रेखा है वह भारत एवं चीन है। जीरो लाइन आपको भारत एवं बांग्लादेश है और 24वीं समानांतर रेखा भारत एवं पाकिस्तान है ना। पाक जलडमरू मध्य भारत एवं श्रीलंका है। तो इस तरह से इन सबको देखना होगा। उसके बाद है 4 नंबर, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत में सबसे पहले साम्यवादी सरकार की जो स्थापना की गई थी वह केरल में की गई थी, है ना। केरल में स्थापना की गई थी साम्यवादी सरकार की स्थापना केरल में 1957 में हुई थी और इसका मुख्यमंत्री जो बनाए गए थे EMS नंबूरीपाद को बनाया गया था। नंबूरीदी पाद को बनाया गया था, ये ध्यान देंगे। नंबूरीदी पाद को यानी EMS नंबूरीपाद यानी केरल के प्रथम साम्यवादी पार्टी के तहत इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना किस राज्य में हुई थी? केरल में। कब? 1957 में। और इसका प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था EMS नंबूरीपाद, है ना। उसके बाद है 5 नंबर, निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में अवस्थित कर कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। आप देखेंगे जो भी आपकी घटना सामने आए तो सबसे पहले घटनाओं का क्रम यानी उसके समय को जानना होगा कि कौन सी घटना कब हुई थी, तभी जाकर आंसर कर पाएंगे। तो देखते हैं हम क्रिप्स मिशन का जो भारत आया था वह 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में आया था। माउंट बेटन योजना आए थे, ये आपको माउंट बेटन जो आए थे वो आपको 1947 में आए थे और बेवेल योजना आपको 1945 में। और कह क्या रहा है कि इसको क्रम से सजाना है तो पहला नंबर 1 हो जाएगा 1942, दूसरे में बेवेल हो जाएंगे 1945, दूसरा में कैबिनेट मिशन 1946 और अंत में माउंट बेटन योजना। यानी 1 4 2 3 1 2 1 4 2 3 यानी 5 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना। फिर आगे बढ़ते हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक को किसने लिखा था? तो याद रखेंगे राम मनोहर लोहिया ने लिखा था, है ना। राम मनोहर लोहिया ने लिखा था, याद रखेंगे। इन्हें बाबूजी भी कहा जाता है, इन्हें बाबूजी भी कहा जाता था। और इनका जो समाधि स्थल था वह समता स्थल था, है ना। समता स्थल इनका समाधि स्थल था, ये ध्यान देंगे, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि किस वर्ष दासता को अपराध घोषित किया गया? थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को डिस्प्यूट हम मान लेंगे। कारण क्या है कि दासता की बात करता है तो दासता एक भारत के संदर्भ में है और एक विश्व के संदर्भ में, दोनों बता देता हूं। 1843 में भारत में सबसे पहले दासता का अंत किया गया, दासता का अंत किया गया, ये ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन को हम डिस्प्यूट मान सकते हैं क्योंकि भारत और विश्व के संदर्भ की बात करें तब वो आंसर नहीं मिल पाएगा। हाँ, ये एक मिल सकता है कि 1833 के अधिनियम के तहत भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था। यहाँ ध्यान देंगे, दास व्यापार पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था, ये याद रखेंगे इस अधिनियम के तहत। लेकिन आगे जब पूरे भारत में दासता को समाप्त करने की बात आ जाएगी तो याद रखेंगे 1843 में लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में भारत में दासता का अंत किया गया, यानी अपराध घोषित किया गया। ये भारत के संदर्भ में। लेकिन विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करें तो विश्व के संदर्भ में दासता का समाप्त हुआ वो 1865 में अमेरिका में, है ना, अमेरिका में। और याद रखेंगे ये अमेरिका का 13वें संविधान संशोधन के तहत ये हुआ था,
13वें संविधान संशोधन के तहत। तो इस प्रश्न के अनुसार इसमें कोई आंसर नहीं मिलता है ना, इसलिए इसको हम नहीं मान सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ध्यान देंगे अगर किस वर्ष दासता को अपराध घोषित किया गया तो ये आपको हम 1843 मान सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद है आपका, मैंने तीनों तरह से बता दिया, आप देख लेंगे। 8 नंबर है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठक्कर बापा ने किया था। याद रखेंगे, जनजातियों को सबसे पहले जो आदिवासी जनजातीय लोगों को सबसे पहले आदिवासी जो शब्द का प्रयोग किया था वो आपको ठक्कर बापा ने किया था। उसके बाद है 9 नंबर, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो याद रखेंगे, हंटर कमीशन का जो गठन किया गया था वो 1882 में किया गया, लॉर्ड रिपन के समय में, और प्राथमिक शिक्षा के विकास पर इसमें बल दिया गया था, है ना। तो हंटर कमीशन का गठन जो किया गया था, आप ध्यान देंगे इसमें भी थोड़ा सा देखना होगा आपको। 1854, 1882, 1902, 1917, 1929, 1929, है ना। इसके अलावा आपका 1938, 1944, 1948 और 1952-53। अब ध्यान देंगे 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच का गठन किया गया। शिक्षा से संबंधित प्रमुख आयोगों की बात करें अगर क्रम से, तो 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच का गठन किया गया। लॉर्ड डलहौजी के समय में ये शिक्षा के विकास को लेकर गठित किया गया पहला समिति था, जिसमें स्त्री शिक्षा के विकास पर बल दिया गया। दूसरा नंबर आपको 1882 हंटर कमीशन का गठन किया गया लॉर्ड रिपन के समय में, जिसमें 1854 के बाद और 1882 से पहले शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास का मूल्यांकन करना था और प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया गया। तीसरा नंबर 1902 रैले कमीशन का गठन किया गया। थॉमस रैले की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन के समय में, जो विश्वविद्यालय सुधार से रिलेटेड था, और इसी के तहत आपको विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम भी लाया गया 1904 में। 1917 में सैंडलर आयोग का गठन किया गया माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में। चार्ल्स चेम्सफोर्ड के समय में कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार को लेकर 1929 में हार्टोग समिति का गठन किया गया फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में लॉर्ड इरविन के समय में। 1938 में शिक्षा का वर्धा योजना का गठन किया गया लॉर्ड लिंलिथगो के शासनकाल में। 1944 में शिक्षा का सर्जेंट योजना का गठन किया गया लॉर्ड बेवेल के समय में। और 1948 में आपको एस राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया, यानी स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के विकास को लेकर गठित किया जो पहला समिति था आपको एस राधाकृष्णन समिति थी, और इन्हीं के सुझाव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के गठन का निर्णय लिया गया। और 1952-53 में मुदालियर आयोग का गठन किया गया था। तो इस तरह से इन सबको ध्यान देना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं 10 नंबर, बमाको निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो ये आपका हो जाएगा माली की, है ना। 10 का डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको निम्न में से कौन सी जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है? तो याद रखेंगे ये डोवर जल संधि है, यानी 11 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है निम्न में कौन सी नदी भारत एवं नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो ये हो जाएगा काली नदी, है ना। काली नदी जो है वो भारत एवं नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। उसके बाद है पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत चोटी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ चोटियां हैं पर्वत और उनकी पर्वत चोटियां हैं जो ध्यान देना है। पहला नंबर है आपका ट्रांस हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर आपको बृहद हिमालय। तीसरा नंबर आपको पूर्वी हिमालय। चौथा नंबर अरावली पर्वत। पांचवा नंबर सतपुड़ा पर्वत। छठा नंबर विंध्याचल पर्वत। सातवां नंबर पश्चिमी घाट। आठवां नंबर पूर्वी घाट।
पूर्वी घाट, और 9 नंबर है पलनी हिल्स, पलनी हिल्स। इसके बाद 10 नंबर है आपका उत्तरी सह्याद्री, सह्याद्री, और 11 नंबर है आपका दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। हाँ, यानी कि यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, पश्चिमी घाट को ही 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उसके बाद आपको 12 नंबर में नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इन सभी पर्वतों की ऊंची पर्वत चोटी, जैसे ट्रांस हिमालय का है K2 यानी गाडविन ऑस्टिन, बृहद हिमालय का है आपको माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल एवं तिब्बत में विस्तारित है। नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में चोमालुंगमा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। पूर्वी हिमालय का है आपको नामचा बारवा, नामचा बारवा है। अरावली पर्वत का आपको गुरु शिखर है, गुरु शिखर। सतपुड़ा पर्वत का धूपगढ़, धूपगढ़। विंध्याचल पर्वतमाला का सद्भावना, सद्भावना। पश्चिमी घाट का अनाई मुड्डी, अनाई मुड्डी। पूर्वी घाट का जिंदागाड़ा, जिंदाघाड़ा। पलनी हिल्स का बम्बार्डी सोला, बम्बार्डी सोला, बम्बार्डी सोला। उत्तरी सह्याद्री का आपका कलसूबाई, कलसूबाई। दक्षिणी सह्याद्री का कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। और नीलगिरी पर्वत का दोदा बेटा, दोडा बेटा। तो ये आप आसानी से इन सभी पर्वतों की ऊंची पर्वत चोटी संदर्भ में, भारत के संदर्भ में याद रख सकते हैं ना। ट्रांस हिमालय का गाडविन ऑस्टिन यानी K2, बृहद हिमालय का माउंट एवरेस्ट, पूर्वी हिमालय का नामचा बारवा, अरावली पर्वत का गुरु शिखर, सतपुड़ा पर्वत का धूपगढ़, विंध्याचल पर्वत का सद्भावना पर्वत, पश्चिमी घाट का नाईमुड्डी, पूर्वी घाट का जिंदागाड़ा, जिंदागाड़ा। पलनी हिल्स का बम्बार्डी सोला, उत्तरी सह्याद्री का कलसूबाई, पश्चिमी सह्याद्री का कुद्रेमुख और नीलगिरी पर्वत का दोदा बेटा। तो इस तरह से इसको हम जान सकते हैं। अब ये पश्चिमी घाट की जो अनाई मुड्डी है, याद रखेंगे ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, तो अनाई मुड्डी है, जो अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अनाई मुड्डी हो जाएगा, यानी 13 का D हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये आपको पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, यानी 14 का B नंबर आंसर होगा। उसके बाद है आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर में स्थित है। 16 नंबर देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य अभ्रक उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। जो अभ्रक है ये पैग्माटाइट नामक चट्टानों में पाया जाता है और अभ्रक जो है उष्मा का सुचालक है और विद्युत का कुचालक, यानी अभ्रक विद्युत का कुचालक है। माइका के संदर्भ में बात कर रहे हैं, माइका यानी इसी को अभ्रक कहा जाता है। तो पहला नंबर ये अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है और उष्मा का सुचालक होता है। और उपयोग की बात करें तो 2 क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, एक विद्युत उपकरणों के बनाने में और दूसरा ट्रांजिस्टर में इसका उपयोग किया जाता है। और भारत में सबसे अधिक इसका जो उत्पादन होता है वह आंध्र प्रदेश में होता है। उसके बाद है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। अब देखते हैं राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र ये है आपका जोरहाट। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र ये आपको है चिकमंगलूर। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान ये आपको कोट्टायम है और राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान मैसूर है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 का 3, 3 1 2 4 है ना, 3 1 2 4, यानी आपका आंसर हो जाएगा 17 का D। उसके बाद आगे बढ़ते हैं
कि बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था। तो याद रखेंगे बिहार में शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ था वो प्लेस्टोसीन काल में हुआ था, है ना, प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं 19 नंबर, संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संसद के अधिनियम के द्वारा किया जाता है, यानी 19 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो क्या हो सकता है? तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र दे देगा, है ना, यानी 20 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार, भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार का गठन कब किया गया? तो याद रखेंगे इसका जो गठन किया गया था 1966 में किया गया। और पूछेगा इसका कि प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था ये थे मोरारजी देसाई, है ना, मोरारजी देसाई को आपको अध्यक्ष बनाया गया था। मोरारजी देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 22 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा? याद रखेंगे ये डीपीएसपी का ये महत्व पॉइंट है, डीपीएसपी, है ना, डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 45। इसमें ध्यान देंगे अनुच्छेद 21 का खंड ए में शिक्षा के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 में शिक्षा के मूल अधिकार का, तो इसमें है कि आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और इसमें है आपको 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आपको मूल शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको फंडामेंटल राइट्स में है और ये डीपीएसपी में है। और याद रखेंगे मूल कर्तव्य में भी 11वां मूल कर्तव्य के रूप में भी शिक्षा को इसमें शामिल किया गया है ना, शिक्षा को इसमें शामिल किया गया है। तो 3 पॉइंट याद रखेंगे, अनुच्छेद 21 के खंड ए, 45 और 11वां मूल कर्तव्य। उसके बाद बात करते हैं विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसे है? याद रखेंगे अनुच्छेद यानी आर्टिकल 143 143। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी विधि के मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की जरूरत है तो वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, उसका अधिकार है अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मांगा गया जो निर्णय है ये बाध्यकारी नहीं है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायाधीश अगर राष्ट्रपति को न्यायिक मामलों पर सलाह देता है तो ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर माने या ना माने, है ना। और अगर राष्ट्रपति के द्वारा सलाह मांगी भी जाती है तो ये मुख्य न्यायाधीश पे भी डिपेंड करता है कि सलाह दे अथवा ना दे। तो ये ध्यान देंगे एक दूसरे के ऊपर बाध्यकारी ये नहीं है न्यायिक निर्णय। उसके बाद 24 नंबर की बात करते हैं कि संविधान के अनुसार किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। अब यहाँ ध्यान देंगे, पहला नंबर लोकसभा, ये यहाँ पे याद रखेंगे लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 और वर्तमान में सदस्यों की संख्या 543, ठीक ना। दूसरा नंबर राज्यसभा, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 और वर्तमान में है 245। तीसरा नंबर विधानसभा, विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या हो सकती है वह 500 और न्यूनतम हो सकती है 60, लेकिन अपवाद इससे भी कम है। तो याद रखेंगे ये आपको लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या और ये सदस्यों की संख्या है। हालांकि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया गया है वह 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया है और वर्ष 2026 तक इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा, ये प्रावधान किया गया। टोटल अभी तक 4 परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, 1952, 1962, 1972 और 2002, है ना। और इन्हीं परिसीमन आयोगों का अधिकार होता है, क्षेत्राधिकार होता है कि परिसीमन क्षेत्रों का परिसीमन करें और सीटों का बढ़ाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अधिकतम आपको 500 यानी 24 का सी नंबर आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है 25 नंबर, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया कहां से? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से, यानी 25 का डी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से किया गया था? तो याद रखेंगे पटना से जो है आपको द इंडियन नेशन का प्रकाशन किया गया 1911 में। पूछेगा किसके द्वारा? तो याद रखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इनका प्रकाशन किया गया था, ये ध्यान देंगे। यानी 26 का आंसर आपको सी होगा। उसके बाद है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों को पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 137, है ना। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा निर्णय दिया और आगे चलकर उसको लगता है कि नहीं, जो हमने पूर्व में निर्णय दिया था वह संविधान सम्मत नहीं है, तो अपने पूर्व में दिए हुए निर्णय को पलट सकता है, उसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। और ये जो प्रावधान किया अनुच्छेद 137 में किया गया, यानी 27 का आंसर डी होगा। उसके बाद 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे? तो याद रखेंगे NM जोशी, यानी नारायण मल्हार जोशी ने सोशल सर्विस लीग की इन्होंने स्थापना जो की थी 1911 में की थी, है ना, 1911 में की थी। उसके बाद है कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता कहा गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे INC का बनारस अधिवेशन 1905। INC के बनारस अधिवेशन 1905 में आपको गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्षी नेता का दर्जा दिया गया था, यानी आंसर हो जाएगा 29 का सी। उसके बाद है 30 नंबर कि मोरित्सबर्ग कांड का संबंध किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से है? याद रखेंगे ये है महात्मा गांधी, और ये घटना है 1893 का, जब ये डरबन से जब ये प्रिटोरिया जा रहे थे तो बीच में ही एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है मोरित्सबर्ग स्टेशन है। हालांकि प्रथम श्रेणी का इन्होंने टिकट लेकर के प्रथम श्रेणी के कोच में ही चढ़ा था, लेकिन उस कोच में सवार थे श्वेत, जिन्होंने इनको धक्का देकर के यहाँ से उतार देते हैं। किस स्टेशन पे? मोरित्सबर्ग स्टेशन पे। यहीं से वहाँ महात्मा गांधी के आंदोलन का एक अलग रूप हो जाता है कि जो श्वेत और काले का जो भेद था उसको समाप्त किया जाए। तो ये लेकर के आपको मोरित्सबर्ग घटना हुआ था महात्मा गांधी के साथ, इसलिए 30 का आंसर हो जाएगा डी। फिर आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6 अप्रैल 1919। ध्यान देंगे मार्च 1919 ये घटना है। मार्च 1919 में सर सिडनी रॉलेट, इनको ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश दिया कि भारत में बढ़ रही आतंकवादी, उनके तरफ से आतंकवादी, हम लोग की तरफ से क्रांतिकारी, तो भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इनसे सुझाव मांगा गया कि बताइए कौन ऐसा कानून बनाया जाए जिससे क्रांतिकारी गतिविधियों को रोका जा सके। तो सर सिडनी रॉलेट ने एक कानून बनाया कि जिसमें बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को जब चाहे तब गिरफ्तार कर लिया जाए और जब तक चाहे तब तक रखा जाए, यानी उनको किसी भी तरह का कोई कानूनी सहायता न दी जाए। उसी को लेकर के आपको गांधी ने विरोध किया। हालांकि इस रॉलेट एक्ट को काला कानून कहकर विरोध किया गया, साथ ही भारतीयों ने इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील की संज्ञा दी थी, है ना। इसलिए 31 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन का। ये घटना तब की है जब असहयोग आंदोलन अपने चरम सीमा पे थी, लेकिन उसी समय 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक स्थान है चौरा चौरी, वहीं पे कुछ पुलिसकर्मियों को गांव के लोगों के द्वारा जिंदा जला दिया जाता है और इस घटना से महात्मा गांधी काफ़ी क्षुब्ध होते हैं और 12 फरवरी 1900 अपने बारदोली की बैठक में असहयोग आंदोलन को
अचानक समाप्त करते हैं। इसी के संदर्भ में ये बात कहा गया था। तो असहयोग आंदोलन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 33 नंबर, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखेंगे इनके गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं। अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए थे? ये हो जाएगा 5, है ना। ये 5 सदस्यों को शामिल किया गया था। उसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? अब थोड़ा सा यहां भी देखेंगे। पहला नंबर मैंने बताया रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा नंबर वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। तीसरा नंबर आपके हो जाएंगे विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। चौथा नंबर में लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। पांचवा नंबर में लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और 6 नंबर में हो जाएंगे आपको चक्रवर्ती, है ना, चक्रवर्ती, ठीक ना। आपको ध्यान देंगे। रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ याद रखेंगे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, और बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ठीक ना, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ध्यान देंगे इन्हें, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग के संदर्भ में याद रखेंगे ये बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। फिर ध्यान देंगे मैंने बताया रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में कि ये बंगाल का प्रथम गवर्नर थे। दूसरा नंबर वारेन हेस्टिंग, ये बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक के संदर्भ में बात करें तो ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन, इनके संदर्भ में याद रखेंगे ये भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। और जो चक्रवर्ती थे ये आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये ध्यान देंगे। तो इस तरह से स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो यह लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, न कि सी राजगोपालाचारी, क्षमा चाहते हैं, सी राजगोपालाचारी यहाँ हो जाएंगे, ये गलत बता दिया था, सी राजगोपालाचारी। ये जो सी राजगोपालाचारी हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मैंने केवल चक्रवर्ती लिखा था, सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये ध्यान देंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इनके संदर्भ में याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, है ना, ये पॉइंट याद रखेंगे, है ना। तो इसके अनुसार स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, है ना। इसके बाद 36 नंबर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यानी 36 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे? फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, यानी 37 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है आपका कि बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर, है ना। लोटा विद्रोह जो हुआ था वह मुजफ्फरपुर हुआ था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी? तो एडवर्ड थॉमस ने दी थी। यह ध्यान देंगे, भारत में सांकेतिक मुद्रा का इन्होंने प्रचलन किया था, है ना। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। पूरा कहानी इनका सुना देते हैं आपको। सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चांदी का सिक्का चल रहा था। इन्होंने ईरान और चीन के शासकों से प्रभावित होकर चांदी के सिक्के के जगह तांबे के सिक्के का प्रचलन प्रारंभ कर दिया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया, इसीलिए इन्हें पुनः बंद किया गया। इसलिए इन्हें मनियरों का राजकुमार या मुद्रा व्यवस्था का राजकुमार भी कहा जाता है। इनके संदर्भ में एक पॉइंट और याद रखेंगे, चूंकि एक मुद्रा को समाप्त करके दूसरा मुद्रा को जारी किया था, है ना, इसलिए याद रखेंगे इन्हें
कहा जा सकता है कि पहला शासक जिसने मुद्रा का विमुद्रीकरण किया था तो आपको MBT आ जाएंगे। लेकिन अगर ये प्रश्न आ जाए कि अभी तक मुद्रा का विमुद्रीकरण कितने बार किए गए हैं, तो 3 बार किए गए हैं, 1946, 1978 और 2016, ये ध्यान देना होगा। उसके बाद है 40 नंबर कि शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परगना सिकदार के अधिकार में होता था, सही है। मुंसिफ भू राजस्व की वसूली की देखभाल करता था, सही है। और शेरशाह ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, यानी ये भी सही है, यानी 40 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपको 41 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। तो रासायनिक परिवर्तन का जो प्रतिनिधित्व करने वाला है ईंधन का जलना और लोहे का जंग लगना, यानी आंसर हो जाएगा 3 एवं 4, यानी 41 का सी नंबर होगा। 42 नंबर है यदि लोहे का गोला पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि बदल जाएगी। इसका वजन बदल जाएगा, याद रखेंगे, इसका वजन बदल जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की अपेक्षा चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है 1/6 है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे 43 नंबर, सभी कार्मिक यौगिकों का मूल तत्व क्या है। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन, यानी 43 का डी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है आपका किसकी अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो डी हो जाएगा आंसर, है ना, याद रखेंगे। डी आपको प्रोटीन के साथ साथ हार्मोन भी है ना, ये कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है ना। इसी के कमी से आपको कैल्शियम की कमी होती है ना। और इसके कमी से 2 रोग होता है, हड्डी से संबंधित 2 रोग होता है, एक रिकेट्स होता है और एक ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो रिकेट्स जो रोग होता है हड्डी से संबंधित, ये बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया जो हड्डी से संबंधित रोग होता है वो आपको वयस्कों में होता है। विटामिन ई है ना, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, और इसके कमी से नपुंसकता होती है। विटामिन बी, हालांकि बी समूह है जल में घुलनशील, विटामिन B1, B2 इस तरह से है। तो विटामिन B1, B2, 3 की अगर बात करें तो अलग अलग रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम है। और विटामिन सी स्कर्बिक एसिड है, ये ध्यान देंगे, है ना। जैसे विटामिन ई का थायमिन है, विटामिन B1 का थायमिन है, विटामिन B2 का आपको रेबोफ्लेविन है, विटामिन B3 का पेंटोथेनिक अम्ल है, विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन है, विटामिन B7 का बायोटीन है, इस तरह से इसके सब है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे 45 नंबर, निम्नलिखित में से उच्चतम कैलोरी किससे प्राप्त होती है। ये हो जाएगा वसा से, यानी 45 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग नहीं है, तो याद रखेंगे पुंकेसर, ये पत्ती का भाग नहीं है। 46 नंबर, खोखली हड्डियां किसकी विशेषता होती है, ये पक्षियों की होती है। जो खोखली हड्डी होती है वह पक्षियों की विशेषता होती है, ये ध्यान देंगे, है ना। उसके बाद है आपका 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस है। अब यहां ध्यान देंगे, नोबेल गैस, नोबेल गैस कहा जाता है या अक्रिय गैस कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है, ध्यान देंगे। तो नोबेल गैस में पहला नंबर है आपका हीलियम, दूसरा नंबर रेडॉन, तीसरा नंबर इसको जरूर लिख लेंगे आर्गन, चौथा नंबर आपको क्रिप्टॉन, चौथा नंबर आपका हो जाएगा क्रिप्टॉन, पांचवा नंबर हो जाएगा जेनॉन, और छठा नंबर हो जाएगा नियॉन। यानी पूछे अगर कि नोबेल गैस की संख्या कितनी है, तो 6 है ना। हीलियम, रेडॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और नियॉन। तो इसके अनुसार हम देखेंगे, पूछ रहा है कि नोबेल गैस कौन है, तो क्या हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। और हीलियम का खोज किया था किसने, लोकेयर ने किया था। हीलियम का खोज लोकेयर ने किया था। और याद रखेंगे ये हल्का गैस होता है ना, ये हल्का गैस होता है। अक्रिय गैसों में ये हल्का गैस होता है, और अक्रिय गैसों में सबसे भारी जो गैस होता है वो आपका आर्गन होता है, जिसका खोज किया था रैमजे एंड रैले ने, रैमजे एंड
रेले ने इसका खोज किया था। रेडॉन की बात करें तो याद रखेंगे रेडॉन एकमात्र गैस है जो वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता और इसका खोज किया था F.E. डॉर्न ने है। हाइड्रोजन का खोज किया था कैवेंडिश ने। ऑक्सीजन का खोज किया था सिले एवं प्रिस्ले ने, ये ध्यान देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपे विलयन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का, यानी 49 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 50 नंबर, कोशिका के निम्न में से किस अंगक में गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा नाभिक में। नाभिक का खोज किया था आपको रदरफोर्ड ने। उसके बाद है 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव के अस्थि मज्जा में निर्मित नहीं होती है? तो याद रखेंगे ऑस्टियोसाइट्स, इसका निर्माण आपको अस्थि मज्जा में नहीं होता है ना, 51 का। उसके बाद 52 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होती है, यानी संक्रामक रोग है? तो संक्रामक रोग में तपेदिक एवं न्यूमोनिया है ना। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदी के जीवाणु का खोज किया था रॉबर्ट कोच ने, ये ध्यान देंगे ना। उसके बाद आपको 53 नंबर है कि कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? ये जस्ता का अयस्क होता है कैलामाइन, इन 53 का सी नंबर होगा। उसके बाद है आपका मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, यानी लीवर में, है ना। हिपैटोलॉजी इसका वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है ना। यकृत का वैज्ञानिक अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता है ना। और ब्रिक यानी किडनी नेफ्रोलॉजी, इसका वैज्ञानिक अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। तो मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, यानी 54 का ए नंबर आंसर होगा। 55 है, किसकी कमी से क्वासियोरकर रोग होता है? तो हमें मालूम है कि आपको प्रोटीन के कमी से आपको क्वासियोरकर रोग होता है और इसका जो खोज किया था आपका जे मुल्डर ने इसका खोज किया था। जे मुल्डर ने इसका खोज किया था। उसके बाद है आपका 56 नंबर, अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तो अनातोलिया का जो पठार स्थित है आपका तुर्की में स्थित है। स्पेन में मेसेटा का पठार है, ये ध्यान देंगे, स्पेन में मेसेटा का पठार है। 57 नंबर होगा कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, यानी 57 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 326, यह वयस्कों के 18 वर्ष से अधिक जो है बच्चे हैं उनको मत देने का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 326 के तहत किया गया। उसके बाद 59 नंबर, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ट्रांकेवर में। आपको याद रखेंगे 1620 में, है ना, 1620 में इसकी स्थापना हुई थी। पूछेगा कि ट्रांकेवर कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ट्रांकेवर आपको तमिलनाडु में है, ये ध्यान देंगे, यानी 59 का ए नंबर आंसर होगा। 60 नंबर है, ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, सही है। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, सही है। इस काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं, सही है। इस काल में सती प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन था, ये गलत है, यानी आंसर हो जाएगा आपको 60 का डी, है ना। उसके बाद 61 नंबर चलते हैं कि शनि, यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों का अध्ययन करने वाले प्रैक्सिस मिशन का अनावरण किया गया है? नासा के द्वारा, है ना, यानी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा किया गया। उसके बाद 62 नंबर है कि राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक किस भारतीय महिला ने जीता था? तो शर्मिला धानकड़ ने, ये ध्यान देंगे, शर्मिला धानकड़ ने जीता था, यानी 62 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 63 नंबर, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली असम की पहली महिला कौन थी? तो रूपमणि गढ़, यानी 63 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, रूपमणि गढ़ हो जाएंगे, है ना, कि असम की पहली महिला है। उसके बाद है 64 नंबर, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाले मोबाइल जल शोधन वैन लॉन्च की गई, उसका क्या नाम है? तो जलयान नाम है ना। 64 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 65 नंबर कि कुसा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किस राज्य में किया गया? तो हमेशा याद रखेंगे मिसाइलों का जो प्रक्षेपण किया जाता है डीआरडीओ के द्वारा, ये टोटल आपको उड़ीसा में किया जाता है ना। तो 65 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर, पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये श्रीनगर में किया गया, 66 का
सी नंबर होगा। उसके बाद 67 नंबर, भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल कौन सा बना है? ये सारनाथ बना है। ये उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में स्थित सारनाथ है, जहाँ पे महात्मा गांधी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, और इसका पूर्व नाम था मृगदाव। इसका पूर्व नाम था मृगदाव या ऋषिपत्तनम, ये ध्यान देंगे, है ना, मृगदाव या ऋषिपत्तनम इसका पूर्व नाम है। उसके बाद है 68 नंबर, किल्लई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बन गया है? ये है आपका तमिलनाडु, है ना, जो किल्लई है आपका, ये आपको तमिलनाडु का है, यानी 68 का सी होगा। उसके बाद है आपका 69 नंबर कि 23वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लासगो, ये स्कॉटलैंड में किया जाएगा, यानी 69 का ए नंबर आंसर होगा। उसके बाद है आपका 70 नंबर, नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, किसे? अनुराग जैन को, है ना, अनुराग जैन को। नीति आयोग के संदर्भ में अगर बात करें तो नीति आयोग का गठन आपको 2015 में किया गया। 65 वर्षों से अस्तित्व में रहा योजना आयोग को समाप्त करके आपको नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, और नीति आयोग का अंतिम अध्यक्ष बने आपको श्री नरेंद्र मोदी, और अंतिम उपाध्यक्ष बने थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ये ध्यान में देना होगा। तो ये 70 क्वेश्चन मैंने महासंग्राम टेस्ट 2 में मैंने कराया। इसी तरह से जब जब संडे को जब पेपर होगा, शाम तक मैं आपको जरूर उसका डिस्कशन डाल दूंगा, और आसानी से एक एक क्वेश्चनों को देखेंगे। जो संडे वाला टेस्ट का पेपर होता है, थोड़ा सा मैं मॉडरेट बनाता हूँ कि ताकि आपको आने वाले एग्जामों के लिए अभ्यास होता रहे, और इस तरह से आप क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को कराता हूँ और डिस्कशन कराता हूँ। अगर मेरा डिस्कशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, यही मैं मुझे आपसे उम्मीद करूँगा, और अपना सुझाव जरूर देंगे कि क्लास कैसा चलता है, ठीक ना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आकर मिलते हैं, तब तक आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।